नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से हम प्रमुख राज्य व्यवस्था के नाम से या विश्व के प्रमुख संविधान के नाम से जानते हैं कि अंतर्गत जापान के संविधान के संदर्भ में चर्चा करते हुए जो जापान का कार्यपालिका है, जिसमें विशेषतः प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल के संदर्भ में अपने कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जापान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः वहाँ पर कार्यपालिका के दो जो प्रकार हैं हमको दिखलाई पड़ते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। गत व्याख्यान के अंदर हमने नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात जापान के सम्राट के संदर्भ में चर्चा की। आज हम लोग वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के संदर्भ में बात करेंगे। अतः इस संदर्भ में यह देखना चाहिए कि जापान में प्रारंभ से मंत्रिमंडल के संदर्भ में क्या स्थिति रही है। अतः जब हम मेईजी संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मेईजी संविधान 1889 में लागू हुआ, जिसे 4 वर्ष पूर्व ही सम्राट के एक आदेश द्वारा एक मंत्रिमंडल की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार मेईजी संविधान ने भी इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों अपना लिया। मेईजी संविधान के अनुच्छेद 55 में यह कहा गया था कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। इन मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती थी, अतः यह केवल परामर्श देने वाली संस्था मात्र थी। जब हम वर्तमान शोवा संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल के संदर्भ में अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि 1947 में शोवा संविधान द्वारा जापान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को अपनाया गया। इस बात की पुष्टि जो है हमको कुछ तर्कों से, बातों से होती है, जिसमें कि पहला है कि राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान, जो सम्राट है वह नाम मात्र का है, औपचारिक है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास हैं। दूसरा, जो विधायिका है और कार्यपालिका है उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, तो प्रधानमंत्री व मंत्रियों का मनोनयन डायट द्वारा होता है तथा कैबिनेट डायट के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो यह भी स्थिति जो है वह परिलक्षित करती है इस बात को कि जापान में मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तीसरा, जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है वह भी इस बात की ओर इंगित करता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में लिखा है, कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कैबिनेट डायट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। एक जो अन्य बात नजर आती है वह है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का पद मंत्रिमंडल पद्धति का प्रमुख लक्षण है। तो यह जो बातें हैं यह कहीं ना कहीं जापान के अंतर्गत जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है उन सब बातों को इंगित करती है। जब हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट की रचना के संदर्भ में बात करते हैं तो विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान योग्य रखने योग्य बात है कि सर्वप्रथम डायट के द्वारा प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाता है और इसमें अंतिम निर्णय प्रतिनिधि सभा का ही होता है। अन्य मंत्रियों के चयन में डायट का कोई योगदान नहीं होता। इसमें प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। किंतु
दो बातें प्रमुख रूप से ध्यान देने वाली हैं। नंबर एक कि कम से कम आधे मंत्री डायट से हों। दूसरी बात, सभी मंत्री असैनिक हों। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या आवश्यकता अनुरूप होती है। मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रदेशों, समुदायों, दलीय गुटों को उचित प्रतिनिधित्व देना भी प्रमुख रूप से आवश्यक होता है। जब हम इसकी कार्यविधि के संदर्भ में बात करते हैं तो विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल अपना समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही करता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शुक्रवार को होती है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री, उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। मंत्रिमंडल की सारी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है तथा सभी कार्य सर्वसम्मति से किए जाते हैं। जब हम मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में बात करते हैं तो हमको इसकी जो शक्तियां नज़र आती हैं उसको हम कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे कि कार्यपालिकीय शक्तियां, मंत्रिमंडल ही शासन संबंधी विषयों पर निर्णय लेती है और सभी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विषयों पर नीति निर्माण का कार्य करता है। डायट द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार जो है प्रशासन चलाया जाता है। दूसरा, विधायी शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनका निर्माण जो है वह प्रारंभ किया जाता है। दूसरा, सम्राट को प्रतिनिधि सभा भंग करने का परामर्श भी मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है। प्रतिनिधि सभा का विघटन होने पर संकटकालीन परिस्थिति में सभासद सभा का अधिवेशन बुलाने हेतु सम्राट को परामर्श देने का जो कार्य है वह भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार के कार्य भी करती है। एक कार्य का अलग प्रकार है, वह है वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्ति। तो जापान के अंतर्गत जो वार्षिक बजट है वो डायट में प्रस्तुत किया जाता है व उसको डायट के माध्यम से पास कराया जाता है। तो यह जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। तो यह मंत्रिमंडल का प्रमुख वित्तीय कार्य है। जहाँ हम मंत्रिमंडल के न्यायिक कार्य या न्यायिक शक्ति की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को मनोनीत करने का जो कार्य है वह भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षमादान संबंधी निर्णय व सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाता है। तो यह जो जापान का मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति को अभिव्यक्त करता है। विद्यार्थियों, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का मुखिया या प्रधान होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री पद संविधान की रचना है। अनुच्छेद 6 और 67 के अनुसार सम्राट डायट के सदस्यों में से डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इस संदर्भ में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, उसे प्रतिनिधि सभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो यह जापान के प्रधानमंत्री की स्थिति को अभिव्यक्त करता है।
विद्यार्थियों, जब हम जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में बात करते हैं या उसके अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमें यहाँ यह ध्यान देने की बात आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कार्य है उसमें है पहला मंत्रिमंडल का निर्माण करना। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल के माध्यम से वह अपनी कार्यवाहियों का संचालन करता है और वह मंत्रिमंडल के अंदर एक केंद्रीय स्थिति को अभिव्यक्त करता है। एक बार मंत्रिमंडल का निर्माण कर लेने के बाद प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों में परिवर्तन करने के लिए भी स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल के निर्माण वरन उसके अंत में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल प्रधानमंत्री वरन समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति इन बातों से परिलक्षित होती है। दूसरी उसकी जो शक्ति है वह है मंत्रिमंडल का संचालन। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वह मंत्रिमंडल के समस्त कार्य संचालन का नेतृत्व करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है। इस स्थिति में सामान्यतया प्रधानमंत्री का जो मत है वह प्रभावपूर्ण ही नहीं होता वरन निर्णायक भी होता है। यद्यपि कैबिनेट के सभी सदस्यों के विचारों का महत्व है, किंतु अंतिम रूप में प्रधानमंत्री का निर्णय ही प्रमुख रूप से मान्य होता है। जो अन्य शक्ति है वह है प्रशासन पर नियंत्रण रखना। तो जापान का प्रधानमंत्री समस्त शासन का प्रमुख है तथा समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करना प्रधानमंत्री का अधिकार भी है और उसका दायित्व भी है। इस दृष्टि से वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है, उन्हें आवश्यक निर्देश, प्रोत्साहन और चेतावनी भी देता है, उनका निरीक्षण करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना उसका प्रमुख दायित्व है। तो यह इस प्रकार से प्रशासन पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। अगली जो विशेष शक्ति इसकी नज़र आती है वह है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। तो जापान का प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य जो है वो परराष्ट्र संबंध या वैदेशिक संबंधों का संचालन करना है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या ना हो, परराष्ट्र संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ही समझा जाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर जापान की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो विशेष इसकी शक्ति नजर आती है वह है डायट का नेतृत्व करना। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल वरन डायट का भी प्रधान होता है। तो इस प्रकार से वह डायट के नेता के रूप में भी उभरता है। एक अन्य कार्य या शक्ति है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सम्राट के बीच की कड़ी की भूमिका भी निभाता है। कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के बिना सम्राट से भेंट नहीं कर सकता। जापान का संविधान सम्राट को सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता। जापान में यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह सम्राट को कोई सूचना दे या ना दे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री दल का भी सर्वोच्च नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वो अपने राजनीतिक दल का सर्वोच्च नेता होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास में कृपा और संरक्षण संबंधी शक्तियाँ भी होती हैं। विदेशों में जापान के राजदूतों, विभिन्न आयोगों और समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य अनेक पदों पर नियुक्तियां भी उसके द्वारा की जाती है।
इसके अतिरिक्त जापान का संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं, जो भी शक्तियां हैं यह भी सम्राट को प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान के अंतर्गत संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक हमको पर दिखाई देता है, और उसकी जो शक्तियां हैं वो असाधारण और असीम हैं। धन्यवाद।